12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद है। दिन की बड़ी सियासी खबरों को डीकोड कर रहे हैं हम। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 आतंकी वारदात पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। राहुल कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त हैं। उन्होंने निर्ममता से मौत के घाट उतार दिए गए श्रद्धालुओं के परिवारों की चीखें तक नहीं सुनी। पिछले 3 दिन में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं, लेकिन प्रधानमंत्री अब भी जश्न में मगन हैं। देश जवाब मांग रहा है। आखिर भाजपा सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते? ये वो पोस्ट है जो राहुल गांधी ने किया है सोशल मीडिया पर। देश जवाब मांग रहा है। भाजपा सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते? ये सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है। तो कांग्रेस ने इस पर सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस नेता हैं तारक अनवर, वो क्या कह रहे हैं ये सुनिए। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद तारिक अनवर हमारे साथ हैं। सर, बीते 3 दिनों में जम्मू में 3 आतंकी हमले हुए हैं। सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया गया है, बस पे तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया गया है, आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है। इन घटनाओं को लेकर के आप क्या कहेंगे और किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और जो केंद्र सरकार का दावा था कि 370 हटने के बाद बिल्कुल शांति हो गई है और कानून व्यवस्था बिल्कुल सही हो गई है, दुरुस्त हो गई है, एक तो उसका भी पोल खुलता है और ऐसा लगता है कि आतंकवादियों का हौसला बुलंद है और वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी यही मांग हो सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण है। और बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम कह रहे हैं कश्मीर में बढ़ते वोट परसेंटेज और नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की वजह से ही पड़ोसी पाकिस्तान बिलबिला गया है। हमारी सेना उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। कश्मीर में 3 दिनों में 3 आतंकी हमले हुए। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी। दुष्यंत जी, कश्मीर में विपक्ष का आरोप है कि 370 और आतंकवाद को लेकर सरकार झूठ बोल रही है और इसी वजह से आतंकवाद फिर से पैर पसार रहा है। देखिए, 370 के लिए हम कैसे गलत बोल रहे हैं? उनको परेशानी हो रही है, दलितों को आरक्षण मिल रहा है क्या? चुनावों में तो बड़ा भाषण देते हैं कि आरक्षण होना चाहिए, संविधान बदल देंगे बीजेपी वाले। और वहाँ पे जो दलित थे, जो बेचारे डॉक्टर इंजीनियर बने, उनको सफाई कर्मचारी की नौकरी मिलती थी, जिस कारण आरक्षण नहीं मिल रहा था। आज दलितों को आरक्षण मिल रहा, तो तकलीफ है ये क्या उनको? और जहाँ तक बात करते हैं वहाँ के आतंकवाद की बात करते हैं, आप आतंकवाद वहाँ ख़त्म नहीं हुआ है क्या? इनको मालूम नहीं है? देखेंगे किस प्रकार से वहाँ पे मुख्य आतंकवादी आकर मनमोहन सिंह के यहाँ पर बिरयानी खाने का काम करता था, वहाँ पे बैठा करते थे, गप्पे मारा करते थे। 3 दिन में जो घटनाएं हो रही हैं उससे आपको लगता नहीं कि कश्मीर को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है? कोशिश हो रही है पूरी। ये पाकिस्तान की घबराहट है जो दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर जो लोकतंत्र बहाल हुआ है और जहां कश्मीर के अंदर 50% से ऊपर की पोलिंग पहली बार इतिहास में हुई है। पहले 8, 9, 10% हुआ करते थे, आज 50-60% पोलिंग वहाँ पर हो रही है। वहाँ पे आवाम लौट रहा है, वहाँ शांति है, अमन चैन है। जहाँ लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था, आज तिरंगा झंडा फहराया जाता है। टूरिस्ट वहाँ पे पहले से दुगना हुआ है। कॉलेज स्कूल खुल गए हैं, बच्चों के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप आ चुके हैं। आज जिस प्रकार का वातावरण वहाँ पर बन रहा है, पाकिस्तान की घबराहट है कि उनके यहाँ पर तो लोग कटोरा लेके घूम रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है उनके पास। सीधे ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नीरज पांडे और साथ ही जैनेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। और जैनेंद्र के साथ कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता का पहले रुख करते हैं, जैनेंद्र के पास चलते हैं और जरा जानते हैं जैनेंद्र से कि जो बीजेपी कह रही है कि जम्मू कश्मीर में ये जो 3 दिन में 3 आतंकवादी हमले, दरअसल लोकतंत्र की जो जीत हुई है जम्मू कश्मीर में, उससे पाकिस्तान बिलबिला रहा है और सेना अपना काम कर रही है, मुंहतोड़ जवाब आतंकवाद को दे रही है। ऐसे में कांग्रेस राजनीति क्यों कर रही है? ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। जैनेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी जुड़ गए हैं। हालांकि कांग्रेस का जो बिंदु है वो ये है कि
बैक टू बैक 3 आतंकी घटनाएं हुई हैं 3 दिनों में, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से ना तो निंदा का कोई स्वर सुनाई दिया है, ना ही संवेदना का कोई स्वर सुनाई दिया है। इसको लेकर कांग्रेस घेर रही है, लेकिन बीजेपी आपसे ये सवाल पूछ रही है कि पाकिस्तान बिलबिला गया है प्रधानमंत्री की तीसरी जीत से, 370 के बाद जो हालात वहां पर सुधरे हैं, कथित तौर पर बीजेपी का यह दावा है, इससे आप लोग इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं, ये बीजेपी का सवाल। नहीं, कोई बिलबिलाया हुआ राष्ट्र और उसके नेता जो है वो बधाई फिर क्यों दे रहे हैं, और उनकी बधाइयों का प्रधानमंत्री जवाब क्यों दे रहे हैं, चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे नवाज शरीफ हो। जिस तरह से प्रधानमंत्री विदिन ए मिनट उनका ट्वीट देख रहे हैं और ट्वीट का रिप्लाई कर रहे हैं, आभार जता रहे हैं कि उनका आपकी शुभकामनाओं का आभार। देखिए, ये जो पूरी घटना है इससे ध्यान हटाने के लिए भाजपा इसमें एक अलग तरह की राजनीति कर रही है, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी ये दुखद घटना है उससे ज़्यादा दुखद है सरकार की चुप्पी, प्रधानमंत्री की चुप्पी। प्रधानमंत्री अभी भी बधाइयाँ समेटने में लगे हुए हैं, दुनिया भर के अलग अलग आस पड़ोस के राष्ट्राध्यक्षों से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जबकि वो उन्हें चाहिए कि इस घटना का व्यक्तिगत संज्ञान लेकर के कम से कम पहले सहानुभूति के शब्द तो प्रकट करें। अब तक ना उनका सहानुभूति का कोई शब्द आया है, ना उन्होंने कोई बयान दिया है, ना उनका कोई जिम्मेदार नेता बोलने को तैयार है। तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। बयानों के अलावा किस तरह की कार्रवाई की मांग कांग्रेस पार्टी करती है? जिस तरह से आतंकियों के दिख रहे हैं कि हौसले इस कदर बुलंद है कि रोज कोई ना कोई घटना कर रहे हैं। जब सरकार शपथ ले रही थी वहां पर तीर्थयात्रियों के बस पर हमला किया जा रहा था, किस तरह की कार्रवाई की मांग आप सरकार से करें? देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जिस नॉर्मलसी की बात करती है, ये उसकी पोल खोलने वाला और उसकी सच्चाई बताने वाली स्थिति है कि भाजपा जिस नॉर्मलसी की बात कर रही थी वो नॉर्मलसी बिल्कुल वहां पर नहीं है। और एक के बाद 3 घटनाएं जो सामने आई हैं, तो पहले सरकार इस बात को स्वीकार करे कि नॉर्मलसी नहीं है। जो नॉर्मलसी वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, देश को दिखाना चाहते हैं, वो झूठी है। और उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इसे टॉलरेट कैसे कर सकते हैं, इस पर चुप कैसे रह सकती है सरकार? बिल्कुल सुना आपने रोमाना, जो तथाकथित चुप्पी है उसको लेकर कांग्रेस सवाल पूछ रही है, और ये तो पूछ रही है कि 370 के बाद अगर हालात सुधर गए तो ये फिर क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए जरा जल्दी से नीरज, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? बिल्कुल मिल रही है रोमाना, बिल्कुल जी जी नीरज, जो कांग्रेस जिस तरीके से हमले कर रही है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सेना तो अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार का ये फेलियर है। और सरकार में जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, खासतौर से उनकी चुप्पी वो साल रही है। नीरज, देखिए, कांग्रेस का काम ही सवाल खड़ा करना है। खैर वो विपक्ष है, वो अपने उनकी बातें अपनी रख सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं दुष्यंत गौतम, उनसे हमारी बात हुई तो उनका साफ कहना है कि सेना अपना काम कर रही है और सेना के काम में हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। प्रशासन अपने तरीके से वहाँ पर इन सब चीज़ों से लड़ने की कोशिश कर रहा है। और दरअसल ये नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं तो उसकी बौखलाहट के चलते पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ये आतंकवाद है जिसको लेकर ये लोग वहाँ डिस्टर्ब करना चाहते हैं। लेकिन मानना है उनका कि सरकार और सेना दोनों इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी तरह का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वहाँ पर जो भी ज़रूरी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और आज भी सेना और आतंकियों के बीच में लगातार मुठभेड़ जारी है। तो इससे एक बात पता चलती है, एक आतंकी मारा भी गया और एक गिरफ्तार हुआ है। तो इससे एक बात तो पता चलती है कि सरकार और सेना लगातार अपना काम करे। ये बात सही है कि बहुत बार मैं भी जम्मू कश्मीर गया हूँ, इस समय हालात में बदलाव तो आए हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन इस तरह की जो हरकतें होती हैं, जो इस तरह के काम होते हैं, देखिए हालात में बदलाव हुए हैं, घाटी जो है वो और खुशहाल नजर आती है। लेकिन अब जिस तरीके से हमले जो हैं वो जम्मू रीजन के अंदर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसी वजह से जो जम्मू के लोग हैं खासतौर से उनमें बहुत नाराजगी है। और ऐसे में वो सवाल जिसको लेकर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके सामने ले आते हैं। जम्मू कश्मीर में टेरर अटैक, मोदी सरकार को नया चैलेंज। ये खासतौर से जो जम्मू रीजन है वहां पर पिछले कुछ समय से जो अटैक्स बढ़े हैं, ये एक नया मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहला तो तीर्थयात्रियों पे अभी हमला नहीं होता था, पहली बार तीर्थयात्रियों पे हमला हुआ। दूसरा, उसकी जो तारीख है, तारीख का चयन भी ऐसे समय पर किया गया है जब भारत में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा था। तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज करने की कोशिश की गई है। और जम्मू कश्मीर के विषय पे मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये संवेदनशील मसला है और आतंकवाद के मसले पे राजनीति करने की बजाय सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक मंच पे खड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सीमा पार से आतंकवाद आ रहा है और सीमा पार को लेकर खासकर कांग्रेस तो विवादों से घिर चुकी है, मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं के कारण। तो ये राजनीति की जा रही है या विपक्ष, जैसा कि विपक्ष कहता है कि हम चुप तो नहीं रह सकते हैं, अगर कोई सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है तो विपक्ष का तो काम ही है सवाल पूछना, वो सवाल पूछ रहा है, अपना काम कर रहा है।
बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन देखिए जम्मू का जो क्षेत्र है जिसको हम लोग अभी क्या हम समझते हैं कि घाटी में ही केवल आतंकवाद होता है। जम्मू का ये जो इलाका है कठुआ का, डोडा का, ये हमेशा से ही आतंकवादी इलाका एक तरह से राजौरी, पुंछ, कठुआ, डोडा, और वहाँ पर हुआ। और जो बात हुई कि जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन घटना हुई, तो ये आतंकवादी चाहते हैं क्योंकि उससे उनको ज़्यादा लाइमलाइट मिलती है। और ये चिंता की बात है कि आंतरिक सुरक्षा पर ये बात लगातार होती रही है, लेकिन हमेशा ये बात की जाती है कि जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो तो विपक्षी दलों को ये राजनीति करने के बजाय सरकार के साथ और देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। ये बात पुलवामा के वक्त भी हुई थी, वो सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भी हुई थी, और हमेशा कांग्रेस को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो ऐसे समय में सवाल पूछना तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना चाहिए कि सरकार के साथ और देश के साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मसला है। और आप इस तरह से करके एक कमजोर पक्ष रखते हैं देश का भी, तो बेहतर है कि उस पर काम करें, और चिंता तो होनी चाहिए। तो ये दो बातों का घालमेल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है क्या, कि मतलब एक तरफ कांग्रेस जो है वो सरकार की घेराबंदी कर रही है, कह रही है कि साहब आपकी नाकामी है कि आतंकवादी हमले रुक नहीं रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये कह रही है कि पाकिस्तान से अगर आप ऐसे ही रिश्ते कह रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे, तो फिर अगर वहां के नेता बधाई संदेश दे रहे हैं तो फौरन के फौरन उनको जवाब क्यों दिया जा रहा है? ये इस तरीके की बातें करके कांग्रेस मिक्सअप कर रही है चीजों को। मुझे लगता है यही कांग्रेस की जो रणनीति है या सोच नीति है उनकी, वो मुझे लगता है उसमें यहीं पर कहीं ना कहीं सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, कश्मीर का मुद्दा जो है वो बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और उस मुद्दे का राजनीतिकरण करना वो पूरे जनमानस के लिए और भारतीय जनमानस के लिए विशेष करके उसके बहुत नुकसान है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अन्य मुद्दों पर अपनी राय देनी चाहिए, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा में अगर लगता है कांग्रेस को कि कुछ सुधार होने चाहिए, तो एक सकारात्मक सोच का परिचय देकर सरकार को अपने कुछ बिंदुओं से अवगत करा सकता है। लेकिन जहां तक रहा सवाल, वहां पर जो अटैक हुए वो अटैक जानबूझकर करवाए जाते हैं, और इस संदर्भ में कराए जाते हैं ताकि उसका एक इंटरनेशनल ट्रैक्शन हो, क्योंकि टेररिस्ट का जो काम होता है वो यही होता है कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर वो एक ग्लोबल लेवल पे या एक वैश्विक स्तर पर वो चाहती है कि उसको एक आकर्षण मिले या उसको एक ट्रैक्शन मिले। इसको जितना सबड्यू करना होगा उतना बेहतर होगा, क्योंकि लोक चर्चा में इस प्रकार के प्रश्न उठाए जाने से मुझे लगता है कि वो संवेदनहीनता नजर आती है, और उसका नुकसान कांग्रेस को होगा। वो लाभ लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन वैसे इन हमलों के विरोध में तो आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वो तो देश भर के अलग अलग शहरों में सड़क पर उतरा हुआ है और विरोध प्रदर्शन कर रहा है, और दिल्ली में तो बहुत नाराज थे कि हम आतंकवाद का पुतला जला रहे हैं, और दिल्ली पुलिस के लोगों ने, कर्मियों ने हमारे ही लोगों को डिटेन कर लिया है। आइए केजरीवाल जी, ये भी गलत हो रहा है? बिल्कुल, मैं चंद्रचूड़ जी की बात से बिल्कुल असहमत हूं। अगर इसका अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कोई राजनीतिकरण होता, अपने ही देश में अपने हिंदू धर्म के अनुयायी अगर जाके वहाँ पे उन पे हमला हो रहा है तो सवाल उठाए, और वो भी तब जब दावा किया जा रहा हो कि हमने पूरी तरह से, अभी 1-2 दिन पहले ही वहाँ के पुलिस प्रमुख ने संवाददाता सम्मेलन बुला के कहा कि लगभग खत्म होने की कगार पे हैं, कोई यहाँ पे अब विदेशी घुसपैठिए नहीं हैं, जो सीमा पार से आते थे उनको खत्म कर दिया गया है। वैसे में अगर हमला होता, और ये पहली बार नहीं है, जैसे राकेश शुक्ला जी कह रहे थे, अभी 2017 में भी ऐसे ही तीर्थ यात्रियों पे हमला हुआ था। तीर्थ यात्रियों पे हमला हो और उस सुरक्षा के मुद्दे पे विपक्ष सवाल ना उठाए, इससे कोई विदेशी ताकतें मजबूत हो जाएंगी, देश कमजोर हो जाएगा। भाजपा संघ का तो रिकॉर्ड ही रहा है कश्मीर के मुद्दे को उठाना, उनका सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, इससे कमजोर नहीं होता। और इस बार मामला उल्टा हो गया है। इस बार मामला उल्टा इस रूप में नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इतना बड़ा हमला हो गया और अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं कि सबको बधाइयों का वो जवाब दे रहे हैं, इसकी निंदा क्यों नहीं करते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कश्मीर बिल्कुल ही एक अलग मुद्दा है, और उस मुद्दे को आप जो देश की जो आंतरिक राजनीति या आंतरिक जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उससे मत जोड़िए, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद कश्मीर में चुनाव हुए। आप देखिए, कश्मीर में चुनाव हुआ, कश्मीर में स्थायित्व की तरफ है, और जहां तक सवाल ये है कि सरकार का क्लेम हो सकता है और उस क्लेम में कहीं ना कहीं सत्यता भी है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर राजनीतिक सवाल जवाब हैं जो इस तरीके से उठाए जा रहे हैं कश्मीर जैसे संवेदनशील मामले पर। मोदी 3.0 की शपथ लेने के बाद विपक्ष ने परिवारवाद के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर अटैक तेज कर दिया है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला, विपक्षी दलों के ये 3 नेता, और तीनों ने ही अलग अलग ट्वीट करके मोदी मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की लिस्ट निकालकर सामने रख दी है, परिवारवाद को लेकर निशाना साधा है। तो कांग्रेस आरोप लगा रही है
परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी के दोहरे मापदंड हैं। ये तेजस्वी यादव का पोस्ट देख रहे हैं आप सोशल मीडिया पर, बाकायदा नाम और वो किसके बेटा बेटी हैं, बहू हैं, रिश्तेदार हैं, ये गिनाए गए हैं। और इसी तरीके का जो पोस्ट है वो आप देख रहे हैं, ये उमर अब्दुल्ला की तरफ से किया गया है। बता रहे हैं वो किस तरीके से जितिन प्रसाद से लेकर अनुप्रिया पटेल तक, पीयूष गोयल से सिलसिले की शुरुआत होती है। तो ये वो तमाम बड़े चेहरे मोदी मंत्रिमंडल के, जिनके परिवार का हवाला देते हुए विपक्ष के नेता जो हैं वो परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी को दोहरे मापदंड के नाम पर घेर रही हैं। परिवारवाद को लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। परिवारवाद पर प्रधानमंत्री मोदी के दोहरे मापदंड, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। कैबिनेट को लेकर के विपक्ष के कई नेता परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं और खासतौर पे चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनाव प्रचार में पहले से भी वो परिवारवाद का आरोप विपक्ष पर लगाते रहे थे। अब विपक्ष की तरफ से बाकायदा लिस्ट जारी करके बताया जा रहा है कि ये उनके बेटे, ये इनके पोते। इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश विपक्ष की तरफ से? नहीं, इससे जो नरेंद्र मोदी जी की दोहरी नीति है उसको उजागर करना है। एक तरफ तो कांग्रेस से का परिवार उनको नज़र आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन के लोगों का परिवारवाद उनको नहीं दिखाई पड़ता है। तो देश के सामने ये बात लाना ज़रूरी था। तो परिवारवाद का मुद्दा राजनीति में गर्माता है इस रूप में कि बीजेपी की तरफ से इसका इस्तेमाल किया जाता है विरोधियों को घेरने के लिए। और अब जो विपक्षी दल हैं वो इसी परिवारवाद के मुद्दे को लेकर सरकार, मंत्रिमंडल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार कर रहे हैं। शुक्ला जी, सवाल यही है, राजनीति में परिवारवाद सिर्फ चुनाव तक सीमित रहती है बात, और बाद में जब चुनाव खत्म तो जाहिर सी बात है सब एक हो जाते हैं। देखिए, दो दलों की तरफ से परिवारवाद का मुद्दा उठाया जाता है। दोनों दलों की अपनी अपनी परिभाषा है। भारतीय जनता पार्टी का जो परिवारवाद की परिभाषा वो ये है कि एक ही परिवार का व्यक्ति शीर्ष स्तर पर लगातार बैठा हुआ है पीढ़ियों से। इसके लिए वो कांग्रेस का उदाहरण रखते हैं, आरजेडी का उदाहरण रखते हैं, सपा का उदाहरण रखते हैं कि पीढ़ियों से एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है, दूसरे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष या शीर्ष पद पे अवसर नहीं दिया जाता। उस परिवारवाद को काउंटर करने के लिए कांग्रेस की तरफ से पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस की तरफ से परिवारवाद की परिभाषा ये दी जाती है कि आपके मंत्रिमंडल में तमाम परिवार के लोग यहाँ पे एकजुट हैं और आपने उनको प्रोत्साहित किया है। तो आप देखिए, ये सुविधाजनक परिभाषाएं होती हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सुविधा से परिभाषित करके अपने अपने पॉकेट को, अपने अपने मतदाताओं को एक मैसेज देने का प्रयास करें। इस पे पहल कभी नहीं की गई कि ज्यादा नजर आता है, क्योंकि अगर आप बीजेपी के संदर्भ में भी बात करें तो जिस तरीके के पहले उसके सहयोगी रहे, शिवसेना से लेकर अकाली दल तक, और अभी भी जो टीडीपी है कि वो एनटीआर के बाद उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू और आज चंद्रबाबू नायडू के साथ मंच पर उनके बेटे नारा लोकेश, उन्होंने भी शपथ ली। तो वहां फिर परिवारवाद खत्म हो जाता है। रोमाना जी, राजनीति में परिवारवाद सच्चाई है और ये अपनी अपनी सुविधा से अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसकी बात कर रही है वो उसके मंत्रिमंडल में जितने लोग हैं वही नहीं, उनके जितने सहयोगी दल हैं, जिस परिभाषा को वो कांग्रेस या दूसरे दलों के लिए लेते हैं वो सारे सहयोगी दल उसी पैमाने पर खरे उतरते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस, हैरानी क्या है कि ये ऐसा शीश महल है जहाँ से सब लोग बैठ के दूसरों पर पत्थर मार रहे हैं। शीशे के उसमें घर में बैठे हुए और दूसरों पर पत्थर मार रहे हैं। अब उमर अब्दुल्ला साहब, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी यदि परिवारवाद पर करेंगे तो इस पूरे मुद्दे की गंभीरता खत्म होती है। और भारतीय जनता पार्टी इस आरोप से बच नहीं, पोल खोलने के संदर्भ में मामला किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यही कहा जाएगा कि आपने जो कहा कि शीश महल वाला मामला और सबके हाथ में पत्थर है तो किसका निशाना लग जाए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, और हर तरफ से वो निशाना लगाने की कोशिश की जाती है परिवारवाद वाले मुद्दे को लेकर। नमस्कार, सियासत आज 60 के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की आज शपथ ले ली है और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। नारा चंद्रबाबू नायडू अने नेनु विजयवाड़ा के केसरपल्ली आईटी पार्क में हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह में चंद्रबाबू नायडू ने सीएम पद की शपथ ली। नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने हैं। तेलुगु स्टार और जनसेना पार्टी के मुखिया पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। चौथी बार सीएम बनने पर पीएम ने चंद्रबाबू नायडू को बधाई दी और उन्हें गले लगा लिया। शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और नितिन गडकरी समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में साउथ की स्टार पावर भी दिखी।
अभिनेता रजनीकांत और चिरंजीवी समेत दक्षिण भारत के कई सितारे शपथ ग्रहण समारोह में दिखे। नायडू सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 25 सदस्य होंगे। सरकार में टीडीपी के 20, जनसेना के 3 और बीजेपी का 1 है। फिलहाल 1 मंत्री पद खाली रखा गया है। उड़ीसा में आज बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण है। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ओडिशा में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए मोहन माझी आज सीएम पद की शपथ लेंगे। आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह भुवनेश्वर के जनता मैदान में होगा। सीएम मोहन माझी के साथ ही प्रभाती परिदा और कनक वर्धन सिंहदेव डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री के 5 कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। यहाँ पे जो लोगों ने मेरी तरह एक साधारण कार्यकर्ता को उप मुख्यमंत्री बनाए, इन सबको मैं कृतज्ञता देती हूँ। मैं कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूँ। आपको राजा के तौर पर लोग देखते हैं? नहीं, राजा के तौर में तो हमको कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि हमने कभी राजतंत्र देखा नहीं था। हम तो लोकतंत्र में ही जन्माए। पीएम मोदी मोहन माझी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पीएम दोपहर 2:30 बजे भुवनेश्वर पहुंचेंगे। पीएम एयरपोर्ट से सीधे राजभवन जाएंगे। शाम 4 बजे पीएम रोड शो करेंगे। पीएम का रोड शो मास्टर कैंटीन से वाणी विहार तक होगा। 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करने के बाद पीएम जनता मैदान पहुंचेंगे। ओडिशा में बीजेपी ने 78 सीटें जीती हैं। सूबे में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है। उड़ीसा में बीजेपी पहली बार सरकार बनाने जा रही है, इसीलिए शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। भुवनेश्वर के जनता मैदान में हम हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की शपथ होनी है। और यहां पर हम आपको वो व्यवस्था दिखा रहे हैं कि भव्य एक पंडाल सजा हुआ है, और साथ ही साथ हम आपको मंच दिखाएंगे। मंच किस तरीके से भव्य और खूबसूरत एक मंच सजाया गया है, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। हमारे साथ संतोष खटुआ हैं, जो कि नीलगिरी से विधायक हैं। और ये जो आज मौका है, कितना खास है आप लोगों के लिए? पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है उड़ीसा में। देखिए, ये मौका 2 कारण के लिए खास है। एक ही तो ये उड़ीसा में 25 साल के बाद एक नया सरकार, बीजेपी का सरकार, विकास का जो सरकार, वो सरकार आज बनने जा रहा है। दूसरी बात ये है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज आ रहे हैं। ये 2 बात के लिए खास है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है। 3 जुलाई तक ये सत्र चलेगा। इसमें नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और साथ ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और बताया है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। 24 और 25 जून को नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। संसद का ये सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का संसद, इसको अच्छा से चलाएं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरा मौका जैसे देना चाहिए। नियम के मुताबिक राज्यसभा में हमारे अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में जो स्पीकर होंगे, दोनों के गाइडेंस में, उसके हिसाब से हम अच्छा संसद का सत्र चलाएंगे। राज्यसभा सत्र 27 जून से शुरू होगा। 27 जून को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री मोदी संसद में अपने मंत्री परिषद का परिचय कराएंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद उद्धव गुट जो है वो अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्दी उद्धव गुट को झटका लगने वाला है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटें जीतने के बाद विपक्षी गठबंधन का जोश हाई है। विपक्षी गठबंधन अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। आज उद्धव ठाकरे ने अपने गुट की बैठक बुलाई है। बैठक में सभी 288 विधानसभा क्षेत्र के संपर्क प्रमुख शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये बैठक शिवसेना भवन में होगी। वहीं मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं की बैठक की बात करें तो वो आज रंग शारदा हॉल में होगी। बैठक में उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में बीएमसी चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के सांसद प्रताप राव जाधव ने कहा कि उद्धव गुट के सांसद हमारे संपर्क में हैं। दर वाले हमारे पास संपर्क में है। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी परसों ये कहा था
कि वो लोग संपर्क में हैं। संजय राउत रोज सवेरे आके कहता है कि ये सरकार अस्थिर है, ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी, 8 दिन में गिरेंगी 15। तो इसका मतलब ये है कि वो जो उनके अशांत सांसद है, विधायक है, उनको रुकाने की कोशिश कर। और महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की मांग को लेकर अनशन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल। 5वां दिन है उनके अनशन का और उनकी हालत जो है वो लगातार खराब हो रही है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन कर रहे मनोज जारंगी पाटिल की सेहत बिगड़ रही है। मेडिकल टीम की जांच के बाद भी जारंगे ने इलाज कराने से इनकार कर दिया है। मनोज जारंगे पाटिल कमजोरी, लो ब्लड प्रेशर, कम वजन और दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्होंने दवा लेने से भी इनकार कर दिया है। 8 जून से मनोज जारंगे पाटिल अपने पैतृक गांव अतरावली सरती में भूख हड़ताल पर हैं। मनोज जारंगे की मांग है मराठा आरक्षण से जुड़ा अध्यादेश लागू किया जाए, सभी मराठों को ओबीसी का दर्जा दिया जाए, सभी मराठाओं को कुणबी का सर्टिफिकेट दिया जाए। महाराष्ट्र में कुणबी समुदाय ओबीसी में आता है, इसीलिए मराठा समुदाय अपने कुणबी सर्टिफिकेट की मांग कर रहा है। मनोज जारंगे पाटिल के संगठन ने कहा, अगर शिंदे सरकार ने मराठा आरक्षण नहीं लागू किया तो विधानसभा चुनाव में सभी 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और पानी की किल्लत से जुड़ी दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कल भी जारी रहेगी। आज अदालत ने हिमाचल और दिल्ली सरकार से कुछ सवाल भी पूछे। दिल्ली जल संकट पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार से पूछा, क्या हिमाचल से हरियाणा को अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है? हलफनामे में साफ नहीं हुआ कि हरियाणा को अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है या नहीं। कोर्ट ने हिमाचल सरकार से कहा कि कल वो कोर्ट में अपने अधिकारियों को बुलाए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आदेश दिया था कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दे। ये पानी हरियाणा के रास्ते दिल्ली पहुंचना था। सुनवाई के दौरान कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि नियम के मुताबिक हरियाणा से दिल्ली को 1013 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, लेकिन हरियाणा से दिल्ली को 800 से 900 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा, दिल्ली सरकार ने टैंकर माफियाओं पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर साल गर्मी के मौसम में दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं? 2-3 डेट्स में ये सबमिशन उनके तरफ से आ रहा था कि दिल्ली में वाटर वेस्टेज का वन ऑफ द मेजर इशू जो है यहाँ के टैंकर माफिया है। जम्मू कश्मीर में रियासी के बाद कठुआ में टेरर अटैक हुआ है। कठुआ में 2 आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, बाद में जिन्हें इनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। कठुआ जिले में हीरानगर सेक्टर के सौदा सुखल गांव में फायरिंग की। आतंकियों ने 15 से 20 राउंड फायर किए। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद, कैश और पाकिस्तान में बनी चॉकलेट और दवाइयां मिली हैं। सैदा गांव में करीब 7:55 पर 2 आतंकी दिखाई दिए थे। आतंकियों ने एक महिला से पानी मांगा। महिला ने पानी देने से इनकार किया तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सर मैं आ रहा था बाइक लेके किसी के साथ, तो मेरे को 2 छोटे-छोटे बच्चों ने रुकवाया। अशु भैया कि इधर कोई घूम रहा है राइफल लेके बंदूक के साथ। पहले मैंने उतरा, मैंने सोचा ऐसे ही होंगे, कोई घूम रहा लोकल। फिर मैंने सोचा मेरे दिमाग में उतर के देखता हूँ मैं। जब मैंने देखा तो मेरे को मतलब कि बाहर के आदमी लगे वो। जब मैंने ध्यान से देखा उनके पास काले कपड़े पहने थे, बैग था, मुंह पे मास्क लगाया था और राइफल थी। जब मैंने राइफल को ध्यान से देखा कि AK-47, फिर मैं उधर से आ गया, मतलब पीछे खिसका और चलाया फिर जोर से कि अंदर घुस जाओ कि ये मिलिटेंट आ गए हैं। आतंकी हमले में घायल CRPF का एक जवान शहीद हो गया है। कठुआ में जिन आतंकवादियों ने हमला किया उन्हें लेकर बड़ा खुलासा हुआ। इन आतंकवादियों ने हाल ही में इस इलाके में घुसपैठ की थी और नाले के रास्ते इन्होंने घुसपैठ की थी। मंगलवार शाम जम्मू के कठुआ जिले के हीरानगर में जिन 2 आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है, माना यह जा रहा है कि वो दोनों आतंकी हाल में ही घुसपैठ कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जम्मू में दाखिल हुए थे, जहां से वो हीरानगर तक पहुंचे। बता दूं, सुरक्षा बलों ने ABP न्यूज को बताया है कि ये दोनों आतंकी या तो तरनाह नाले से या फिर बसंतर नाले से पार होकर हीरानगर तक पहुंचे थे। यहाँ ये बता दूं कि ABP न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जम्मू, सांबा और कठुआ, इन तीनों जिलों में जो कि
पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं। इन तीनों जिलों में करीब 1.5 दर्जन ऐसे नदी नाले हैं जो घुसपैठ के पारंपरिक रूट रहे हैं। इन्हीं 1.5 दर्जन नदी नालों में से 2 तरना नाला और बसंतर नाले का इस्तेमाल संभवतः इन दोनों आतंकियों ने किया था और ये दोनों नाले कठुआ जिले में पड़ते हैं। और जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अब सुरक्षा बलों ने 11 टीम्स बना दी हैं। रियासी में बस पर फायरिंग करने वाले आतंकियों का स्केच जारी किया गया है। पुलिस ने दोनों आतंकियों के स्केच को जारी किया है। सुरक्षा बलों की 11 टीमें आतंकियों की तलाश में जुटी हुई हैं। पूछताछ के लिए 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आतंकियों की सूचना देने पर 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने पोनी तेरियात इलाके की कई तरफ से घेरेबंदी की है। सुरक्षा बलों ने जम्मू और राजौरी जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। रियासी हमले की जांच में NIA की एक टीम भी शामिल है। रियासी में श्रद्धालुओं पर हुए अटैक के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी नामक इलाके में शिवखोड़ी से लौट रही बस जो कि कटरा जा रही थी, उसमें आतंकवादियों द्वारा हमला कर दिया जाता है, ओपन फायर, जिसमें बस ड्राइवर सहित 9 लोगों की मौत हो जाती है। जिसके बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा उसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। पुतला भी फूका जाएगा। ये देखिए, मैं एक बार आपको पहले पोस्टर दिखाऊं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा ये पूरा जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं के बस पर आतंकवादी द्वारा किए गए हमले के विरोध में ये किया जा रहा है। और देखिए, नीट की परीक्षा में धांधली की शिकायत के आरोप में छात्र जो हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन उनका लगातार जारी है और वो इस नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत कर रहे छात्र आज भी सड़क पर उतर रहे हैं। दिल्ली से लेकर जयपुर, कोटा और प्रयागराज जैसे शहर में छात्र सड़क पर उतरकर नीट की परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन छात्रों का विरोध थम नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले तो काउंसलिंग पर स्टे लगाना चाहिए। काउंसलिंग अभी होनी नहीं चाहिए। सीधा रीनीट करवाना चाहिए था, इस पेपर कैंसिल करना चाहिए था। छात्रों के मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। विपक्षी पार्टियां भी आरोप लगा रही हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है। ये नीट एग्जाम्स आप देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसकी जो SIT की मांग और ऑर्डर आया है कोर्ट से, तो हम SIT जल्द से जल्द होनी चाहिए और लेट्स वेट फॉर द रिप्लाई। नीट की जो बात आती है तो यही बात हम कहते आए हैं, चाहे स्टेट में हो या फिर देश भर में हो, जो ये पब्लिक एग्जामिनेशंस होते हैं उन पे कोई ना कोई एक रूल चाहिए। जो पेपर फोड़ते हैं, पेपर को लीक करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई भी मुद्दा ये देश में आएगा, सबके लिए तो चिंतित हैं। जो अधिकारी इसके ऊपर बैठना चाहिए वो सब बैठकर मिलजुल कर जो न्याय के पक्ष में निर्णय लेंगे, उससे सहमत। देश की औसतन आबादी जो है उसकी उम्र आयु 29 वर्ष की है। कौशल विकास मंत्रालय और शिक्षा विभाग हो, उनका सीधा संपर्क उन नौजवानों से है। दिल्ली के बाद हरियाणा और चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में कांग्रेस के दिग्गज हरियाणा में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस नेता हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन टूटता दिखाई दे रहा है। हरियाणा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। देखिए, जहां तक आम आदमी का और हमारा अलायंस का सवाल है, वो नेशनल लेवल पे अलायंस था हमारा, स्टेट लेवल पे कोई अलायंस नहीं है। अभी कोई बात नहीं, ना कोई बात चली है उसकी, ना कोई अलायंस। हरियाणा में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ी थी। कुरुक्षेत्र सीट पर लड़ी आम आदमी पार्टी की हार हुई है। आम आदमी पार्टी भी हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि गठबंधन पर फैसला केजरीवाल करेंगे। गठबंधन लोकसभा तक के लिए था, लेकिन आगे की सारी जानकारी, सारा डिस्कशन केजरीवाल जी तय करेंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में अब हालात पूरी तरीके से कंट्रोल में हैं। सोमवार को इस इलाके में बहुत हिंसा हुई थी। सोमवार को बलौदा बाजार में हुई हिंसा की गाज अफसरों पर गिरी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बलौदा बाजार के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है। कलेक्टर कुमार लाल चौहान को हटाकर दीपक सोनी को नया कलेक्टर बनाया गया है। एसपी सदानंद कुमार को हटाकर विजय अग्रवाल को नया एसपी बनाया गया है।
हिंसा के बाद बलौदा बाजार में भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इसी बीच सतनामी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की। सतनामी समाज का कहना है कि हिंसा में शामिल लोग समाज से जुड़े हुए नहीं थे। सतनामी समाज के लोगों ने एक उग्र प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि अमर गुफा के इसी जैतखंभ को जिन लोगों ने खंडित किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे मामले पर प्रशासन और सरकार उच्च स्तरीय जांच कराए। उसी जांच की मांग को लेकर सतनामी समाज के लोग प्रदर्शन किए। वो प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि आगजनी में तब्दील हो गया। सैकड़ों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। कलेक्ट्रेट और एसपी दफ्तर को फूंक दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार का छपरा, जहां पिता पुत्र की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, इस मामले में अब बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया है। अभी की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रही हूं, बिहार के छपरा डबल मर्डर केस में एक्शन पुलिस की तरफ से लिया है। पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, पुलिस की तरफ से एसआईटी के गठन की बात भी की जा रही है। बिहार के छपरा में ये डबल मर्डर, बाप बेटे को भून डाला गया और इसी पर पुलिस की तरफ से अब ये एक्शन लिया गया है। वकील, पिता पुत्र जिन्हें मार दिया गया, पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार का छपरा इस डबल मर्डर से दहल उठा। अब पुलिस का एक्शन इसमें देखने के लिए मिल रहा है। बिहार के छपरा डबल मर्डर केस में एक्शन पुलिस ने लिया है। अभी 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। दूधिया पुल के पास घटना हुई है। इस वक्त हम छपरा में घटना स्थल पर मौजूद हैं। देखिए, खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन शैलेश आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक ही बाइक पर सवार होकर वकील, पिता और पुत्र कोर्ट जा रहे थे। यहाँ पर कुल 5 अपराधी घात लगाकर उनका इंतजार कर रहे थे। पिता पुत्र जैसे ही यहाँ पर पहुँचे, अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद फरार हो गए। जैसे ही पिता पुत्र को गोली लगी, स्थानीय लोग जुट गए और दोनों को अस्पताल लेकर गए, जहां पर दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है। बता दें, पुलिस का कहना है कि परिवार में ही ज़मीनी विवाद चल रहा था, उस कारण ये घटना हुई है। कुल 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए जो छापेमारी है वो जारी है। देखिए, घटनास्थल पर पुलिस जो है वो कैंप कर रही है। स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है, लेकिन हालात अभी नियंत्रण में है। तो पुलिस यहाँ पर लगातार कैंप कर रही है। जो अन्य अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए छापेमारी भी जारी है। आपको बता दें, 20 मई को सारण में लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग हुई थी। उस दिन शाम में बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। फिर 21 मई को 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और गोलीबारी हुई, जिसमें एक की मौत हुई थी। अब देखिए, एक दूसरी बड़ी घटना जो है वो छपरा में हुई है। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, छपरा।